मुझे पता है कि केमिस्ट्री का नाम सुनते ही आप में से ज़्यादातर लोगों को स्कूल के वे बोरिंग दिन याद आ जाते हैं। यह एक ऐसा सब्जेक्ट लगता था जिसे समझना मुश्किल था और जिसमें सिर्फ रटना पड़ता था। बड़े होने पर भी लोग इसे सिर्फ पॉल्यूशन और खतरनाक केमिकल से जोड़कर देखते हैं। लोगों को लगता है कि केमिस्ट्री ने हमारे सुंदर नेचर और साफ नदियों को जहरीला कर दिया है। लेकिन मैं आपकी यह सोच बदलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप केमिस्ट्री को एक नए नज़रिए से देखें। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक केमिस्ट दुनिया को कैसे देखता है। हमारी रोज की जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जो केमिस्ट्री से न जुड़ा हो। यह हमारे समाज का बेस है। जरा सोचिए, अगर केमिस्ट्री न हो तो क्या होगा? न दवाइयाँ होंगी और न ही दर्द कम करने वाले इंजेक्शन, न सुंदर कपड़े होंगे और न ही गाड़ियाँ। खेती के लिए खाद नहीं होगी जिससे भूखमरी फैलेगी। हम सीधे पत्थर युग यानी स्टोन एज में वापस चले जाएंगे। हमारे पास न मेटल्स होंगे, न फ्यूल्स और न ही आज की कोई सुख सुविधा। हाँ, यह सच है कि इस प्रोग्रेस की एक कीमत भी चुकानी पड़ी है। इससे खतरनाक हथियार और बम भी बने हैं। इससे एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन हमें सिर्फ इसके काले सच को नहीं देखना चाहिए। केमिस्ट्री हमें दुनिया को समझने की ताकत देती है, जैसे गुलाब लाल क्यों है या पत्ता हरा क्यों है। बिना केमिस्ट्री के हमारी जिंदगी बहुत छोटी और मुश्किल होती। इसके होने से ही हमारी जिंदगी आसान और कंफर्टेबल है। इस सफर की शुरुआत इंसानों के लालच से हुई थी। लोग हमेशा जवान रहने का अमृत और किसी भी चीज को सोना बनाने का तरीका ढूंढना चाहते थे। उन्हें इसमें कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन उनके इन लगातार एक्सपेरिमेंट से ही असली केमिस्ट्री का जन्म हुआ। जब चीजों को सही तरीके से तौलने की शुरुआत हुई तो यह एक असली साइंस बन गई। चीजों के वजन से हमें केमिस्ट्री के सबसे बड़े हीरो के बारे में पता चला, जो है एटम। हर वो चीज जिसे आप देख या छू सकते हैं वो एटम से बनी है। आपके आसपास की हर चीज, पेड़, कुर्सी, यहाँ तक कि आपका शरीर भी करोड़ों एटम से बना है। आप एटम को केमिस्ट्री की करेंसी मान सकते हैं। दुनिया में करीब 100 से ज्यादा तरह के एटम होते हैं। इन्हीं को हम एलिमेंट्स कहते हैं, जैसे कार्बन, लोहा, etc। केमिस्ट्री का असली काम क्या है? जब कोई एक चीज दूसरी चीज में बदलती है तो एटम खुद नहीं बदलते, वे बस अपने पुराने साथी छोड़कर नए साथी बना लेते हैं। आप इसे एटम्स का तलाक और दूसरी शादी कह सकते हैं। केमिस्ट्री को गहराई से समझने के लिए हमें फिजिक्स के दो जरूरी कॉन्सेप्ट्स, दो जरूरी आइडिया उधार लेने पड़ते हैं। पहला, क्वांटम मैकेनिक्स। यह बताता है कि छोटे छोटे एटम अंदर से कैसे काम करते हैं और कैसे बिहेव करते हैं। और दूसरा है थर्मोडायनामिक्स। यह हमें एनर्जी या ऊर्जा के बारे में बताता है। एनर्जी ही वो ताकत है जो एटम्स को काम करने पर मजबूर करती है। हमारी पूरी बायोलॉजी असल में केमिस्ट्री का ही एक बड़ा रूप है। पेड़ पौधे, जानवर और हम इंसान सब एटम से बने हैं। हमारा शरीर कैसे काम करता है, हम कैसे सोचते हैं और कैसे देखते हैं, यह सब शरीर के अंदर चलने वाले केमिकल रिएक्शन का ही रिजल्ट है। हम इंसान धरती से चीजें निकालते हैं और उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से बदलते हैं। ये सब केमिस्ट्री की वजह से मुमकिन है। इसके कुछ नुकसान हैं, लेकिन जरा सोचिए, अगर केमिस्ट्री न होती
तो आज हमारी जिंदगी कितनी दर्दनाक और सीमित होती। इसलिए इसका बुरा हिस्सा इसके अच्छे हिस्से के सामने बहुत छोटा है। केमिस्ट्री को आसानी से समझने के लिए इसे 3 मेन ब्रांचेस में बांटा गया है, 3 मुख्य हिस्सों में। पहला, फिजिकल केमिस्ट्री। यह फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिला-जुला रूप है। इसमें हम पढ़ते हैं कि एटम कैसे काम करती हैं और उनमें एनर्जी यानी ऊर्जा का इस्तेमाल कैसे होता है। दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यह मेन रूप से कार्बन की पढ़ाई है। कार्बन आपस में जुड़कर बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें बनाता है, बहुत जटिल चीजें। इसी की वजह से पेड़ पौधों और जीवों में जीवन यानी लाइफ पॉसिबल है। और तीसरी ब्रांच है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन को छोड़कर बाकी बचे हुए 100 से ज्यादा एलिमेंट्स की पढ़ाई इसमें होती है। इसमें हम मेन रूप से मेटल्स और सॉलिड मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हैं, धातुओं और ठोस चीजों के बारे में। इन 3 के अलावा भी केमिस्ट्री के कई रूप हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसका काम चीजों की जांच करना है, जैसे पानी या मिट्टी में क्या क्या मिला है। यह फॉरेंसिक्स में भी पुलिस की मदद करती है। फिर है बायोकेमिस्ट्री। यह लिविंग ऑर्गेनिजम्स या जीवों के शरीर के अंदर चलने वाली केमिस्ट्री है। हम जो खाते हैं वह पचकर हमें एनर्जी कैसे देता है, यह सब इसी में आता है। फिर है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। यह फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर चीजें बनाने का काम है। आजकल इसमें ग्रीन केमिस्ट्री पर जोर है ताकि एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान हो। केमिस्ट्री की वजह से ही फिजिक्स को कंप्यूटर चिप या सेमीकंडक्टर्स मिलते हैं और बायोलॉजी को नई नई दवाइयां। यह सभी एलिमेंट्स का एक चार्ट या नक्शा होता है जिसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। इससे हमें पता चलता है कि एकदम अलग अलग दिखने वाली चीजें भी अंदर से एक दूसरे की रिश्तेदार हो सकती हैं। अब एटम की बनावट या स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स को समझते हैं। हर एटम के ठीक बीच में एक छोटा सा केंद्र या न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में 2 चीजें होती हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इस न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स बादलों की तरह चक्कर लगाते हैं। इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। किसी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं वही उसकी असली पहचान होती है। इसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। अगर किसी एटम में सिर्फ न्यूट्रॉन की संख्या बदल जाए तो उसके वजन में भी बदलाव आ जाता है। इसे आइसोटोप कहते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग लेयर्स में घूमते हैं, अलग अलग परतों में। पहली लेयर में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाहर वाली लेयर में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यही इलेक्ट्रॉन तय करते हैं कि कोई चीज दूसरी चीजों के साथ कैसा बर्ताव, कैसा बिहेव करेगी। किसी भी केमिकल रिएक्शन में एटम का न्यूक्लियस नहीं बदलता। इसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन से कोई भी एलिमेंट अपनी पहचान नहीं खोता। यही वजह है कि पुराने जमाने के लोग जो एल्केमिस्ट थे वो लेड यानी सीसा को सोना यानी गोल्ड बनाने में फेल हो गए। वे कितनी भी कोशिश कर लें, सीसा को सोना नहीं बना सकते थे। एक तत्व को, एक एलिमेंट को दूसरे में बदलने के लिए न्यूक्लियस को बदलना पड़ता है, जो सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी से ही पॉसिबल है, नॉर्मल केमिस्ट्री से नहीं। अब बात करते हैं एटम के बाहर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन्स की। ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर अलग अलग लेयर्स में होते हैं, बिल्कुल एक प्याज की तरह।
पहली लेयर में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और ऐसे ही आगे। यह पैटर्न ही पीरियोडिक टेबल का आधार है। टेबल में जो एलिमेंट एक दूसरे के नीचे होते हैं, उनके बाहरी बादलों में इलेक्ट्रॉन्स का पैटर्न एक जैसा होता है। इसी वजह से उनकी खूबी भी एक जैसी होती है और उन्हें एक परिवार या एक फैमिली का माना जाता है। ध्यान दीजिए कि लोग कहते हैं कि एटम अंदर से खाली होता है, लेकिन यह सच नहीं है। इलेक्ट्रॉन के बादल हर जगह फैले होते हैं, बस कहीं घने होते हैं तो कहीं हल्के। सवाल है कि एटम आपस में कैसे जुड़ते हैं। केमिस्ट्री का सबसे बड़ा काम यह समझना है कि एटम आपस में कैसे जुड़कर नई चीजें बनाते हैं, जिन्हें हम कंपाउंड्स कहते हैं। एटम के जुड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हर एटम अपनी बाहरी परत, अपनी आउटर लेयर को पूरा करना चाहता है। इसके लिए वो 3 काम कर सकता है। पहला, अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दे, या दूसरा, किसी और से इलेक्ट्रॉन ले ले, या इन दोनों के अलावा तीसरा, किसी के साथ इलेक्ट्रॉन साझा या शेयर कर ले। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता या देता है तो उस पर चार्ज आ जाता है और उसे आयन कहते हैं। कैटायन जिसने इलेक्ट्रॉन दिया यानी पॉजिटिव चार्ज, एनायन यानी जिसने इलेक्ट्रॉन लिया नेगेटिव चार्ज। इस जुड़ने के तरीके भी 3 तरह के होते हैं। पहला, आयनिक बॉन्डिंग। जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को पूरी तरह दे देता है, जैसे कि नमक, सॉल्ट, इसमें सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को चुंबक की तरह खींचते हैं और मजबूती से जुड़ जाते हैं। ऐसे बॉन्ड से बनी चीजें अक्सर सॉलिड और कठोर यानी हार्ड होती हैं, जैसे पत्थर या हमारी हड्डियां। फिर दूसरा है कोवैलेंट बॉन्डिंग। जब एटम इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करते हैं। पानी इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके खुश रहते हैं। ऐसे बॉन्ड से मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जो चीजें गैस या लिक्विड होती हैं, वो इसी बॉन्ड से बनती हैं। फिर तीसरा है मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटल्स जैसे लोहा या सोने में एक अलग ही बॉन्डिंग होती है। इनके बाहरी इलेक्ट्रॉन अपने एटम को छोड़कर एक समुद्र, एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरह पूरे मेटल में आजादी से घूमते हैं। इसी वजह से मेटल्स को पीटकर चादर या मेलिएबल बनाया जा सकता है। इनके तार बनाए जा सकते हैं और ये बिजली के अच्छे कंडक्टर होते हैं। एटम के बाद केमिस्ट्री को समझने का दूसरा सबसे बड़ा तरीका एनर्जी या ऊर्जा को समझना है। कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों और कैसे होता है, यह जानने के लिए हमें एनर्जी में होने वाले बदलावों को समझना होगा। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा थर्मोडायनेमिक्स समझना पड़ेगा। थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी का विज्ञान है। थर्मोडायनेमिक्स के 2 सबसे जरूरी नियम हैं। पहला नियम, फर्स्ट लॉ, ये है कि इस यूनिवर्स की टोटल एनर्जी न तो बढ़ सकती है और न ही घट सकती है। यह सिर्फ एक रूप से, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकती है। यह नियम बताता है कि कोई भी काम तभी होगा जब टोटल एनर्जी बराबर रहे। दूसरा नियम, सेकेंड लॉ, यह एंट्रोपी के बारे में है। आसान शब्दों में एंट्रोपी का मतलब है डिसऑर्डर, अव्यवस्था।
यूनिवर्स हमेशा बढ़ती हुई एंट्रोपी की तरफ जाता है, यानी ज्यादा अव्यवस्था की तरफ, ज्यादा डिसऑर्डर की तरफ। जब एनर्जी फैलती है या बेकार हो जाती है तो एंट्रोपी बढ़ जाती है। कोई भी रिएक्शन अपने आप तभी होगा जब उससे दुनिया की कुल एंट्रोपी बढ़ेगी। एक नियम यह है कि एटम आपस में तभी जुड़ते हैं, तभी बॉन्ड बनाते हैं, जब ऐसा करने से उनकी एनर्जी कम हो जाए। पर असल में यह फर्स्ट लॉ के खिलाफ है, क्योंकि एनर्जी कम नहीं हो सकती। असली वजह यह है कि जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी बाहर निकलती है और चारों तरफ फैल जाती है। इस फैलने से एंट्रोपी या डिसऑर्डर बढ़ जाती है, और यही कारण है कि रिएक्शन अपने आप होता है। जब आप लकड़ी या गैस जलाते हैं तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी लगती है और नए बॉन्ड बनने पर एनर्जी निकलती है। इसमें हमें दो तरह के रिएक्शन को देखना है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस अगर बनने वाली एनर्जी टूटने में लगी एनर्जी से ज्यादा है तो रिएक्शन से गर्मी बाहर निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी, जैसे आग जलाना। इस गर्मी को नापने के लिए साइंटिस्ट्स एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, एंथैल्पी। दूसरा, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जो गर्मी सोखते हैं, उन्हें हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। केमिस्ट को सिर्फ यह नहीं जानना होता कि रिएक्शन होगा या नहीं, बल्कि यह भी जानना होता है कि कितनी जल्दी होगा। कुछ रिएक्शन धमाके की तरह तुरंत हो जाते हैं, जबकि कुछ में, जैसे लोहे में जंग लगना, ये सालों लग जाते हैं। हर रिएक्शन को शुरू करने के लिए कम से कम कुछ एनर्जी की जरूरत होती है। इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। जब आप किसी चीज को गर्म करते हैं तो मॉलिक्यूल्स तेजी से भागते हैं और ज्यादा जोर से टकराते हैं। इससे रिएक्शन जल्दी होता है, इसीलिए हम खाना पकाने के लिए उसे गर्म करते हैं। फिर कैटलिस्ट। यह एक शादी कराने वाले बिचौली, एक मैरिज ब्रोकर की तरह काम करते हैं। कैटलिस्ट रिएक्शन को एक नया और आसान रास्ता देते हैं, जिससे वह कम एनर्जी में ही और बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं। हमारे शरीर में भी ऐसे कैटलिस्ट होते हैं, जिन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। कई बार लगता है कि कोई रिएक्शन बीच में ही रुक गया है। असल में वह रुकता नहीं है, बल्कि इक्विलिब्रियम में आ जाता है। इसका मतलब है कि जिस स्पीड से नई चीजें बन रही हैं, उसी स्पीड से वे वापस पुरानी चीजों में टूट रही हैं। दोनों तरफ का काम इतनी बराबर स्पीड से होता है कि हमें लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा है। यह बैलेंस बहुत जरूरी है। इसी की वजह से हमारा शरीर बदलते मौसम और हालात के हिसाब से खुद को ढाल पाता है और हम जिंदा रहते हैं। जब भी हम केमिस्ट्री के बारे में सोचते हैं तो हमें आग, धमाके, रंग बदलना या अजीब सी गंध याद आती है। फैक्ट्री में प्लास्टिक बनना हो, गाड़ी में फ्यूल जलना हो, या हमारे शरीर के अंदर का खाना पचना, ये सब असल में केमिकल रिएक्शंस ही हैं। लेकिन आखिर इन रिएक्शन में होता क्या है? एक केमिस्ट अपनी लैब में तरह तरह के बर्तन रखकर करता क्या है? आसान भाषा में समझें तो केमिस्ट सिर्फ एटम्स के पार्टनर्स बदलवाने का काम करते हैं। वे पुरानी चीजों को तोड़कर नई चीजें बनाते हैं। इसके लिए वे कभी गर्मी का इस्तेमाल करते हैं, कभी चीजों को हिलाते हैं या मिलाते हैं।
हालांकि देखने में यह सब बहुत कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन सच तो यह है कि दुनिया की सारी केमिस्ट्री सिर्फ कुछ तरह के रिएक्शन पर टिकी है। पहला, प्रोटॉन का लेन देन, यानी एसिड और बेस। सबसे पहला रिएक्शन है प्रोटॉन ट्रांसफर। प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम का न्यूक्लियस होता है। कुछ चीजों में हाइड्रोजन के एटम बहुत ढीले जुड़े होते हैं और वे आसानी से अपना प्रोटॉन छोड़ सकते हैं। इन्हें एसिड कहते हैं, जैसे कि सिरके का एसिड या बैटरी का एसिड। फिर है बेस। जो चीजें इस खाली प्रोटॉन को लपक लेती हैं या पकड़ लेती हैं, उन्हें बेस कहते हैं। बेस अक्सर छूने में साबुन जैसे लगते हैं। अगर बेस पानी में घुला हो तो उसे एल्कली कहते हैं। जब एक एसिड अपना प्रोटॉन किसी बेस को दे देता है तो वे मिलकर एक नई चीज बनाते हैं जिसे सॉल्ट या नमक कहते हैं। हम जो पानी पीते हैं वह एक ही समय में एसिड भी है और बेस भी। पानी के अंदर के मॉलिक्यूल लगातार एक दूसरे को प्रोटॉन देते और लेते रहते हैं। फिर दूसरे तरह का रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन का लेन देन, जिसे ऑक्सीडेशन या रिडक्शन भी कहते हैं। यह केमिस्ट्री का दूसरा सबसे बड़ा खेल है। ऑक्सीडेशन यानी जब कोई चीज अपने इलेक्ट्रॉन खो देती है, जैसे जब मैग्नीशियम हवा में जलता है या लोहे में जंग लगता है। फिर दूसरा है रिडक्शन, जब कोई चीज दूसरे के छोड़े हुए इलेक्ट्रॉन ले लेती है, जैसे लोहे की खदान से प्योर लोहा निकालना। ये दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो किसी को उसे पकड़ना भी पड़ेगा। इस पूरे खेल को रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हमारी गाड़ियों की बैटरियां और फोन इसी रिएक्शन से बिजली बनाते हैं। पेड़ पौधे धूप से जो खाना बनाते हैं, यानी जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, वह भी रेडॉक्स रिएक्शन है। और हमारा शरीर उस खाने से जो ताकत, जो एनर्जी निकालता है, वह भी यही रिएक्शन है। तीसरे तरह का रिएक्शन है रेडिकल रिएक्शंस। रेडिकल उस मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसके पास एक अकेला, बिना जोड़े वाला इलेक्ट्रॉन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये रेडिकल बहुत बेचैन होते हैं और तुरंत किसी और से जुड़ना चाहते हैं। जब आग लगती है तो बहुत गर्मी की वजह से मॉलिक्यूल टूट जाते हैं और रेडिकल बन जाते हैं। आग बुझाने वाली चीजें इन रेडिकल को शांत करके ही आग बुझाती हैं। हमारे रोज के इस्तेमाल वाला प्लास्टिक जैसे पॉलीथीन या पीवीसी पाइप भी इसी रेडिकल रिएक्शन से बनते हैं। इसमें एक रेडिकल दूसरे से जुड़ता है और एक लंबी चेन बन जाती है जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। और चौथे तरह का जो रिएक्शन है वो है लुईस एसिड्स। यह केमिस्ट्री का चौथा सबसे खास रिएक्शन है। आमतौर पर दो एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, लेकिन इस रिएक्शन में जुड़ने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स को एक ही मॉलिक्यूल देता है। दूसरा मॉलिक्यूल सिर्फ उन्हें अपने पास रखता है। इसे लुईस एसिड बेस रिएक्शन कहते हैं। इसका नाम वैज्ञानिक जीएन लुईस के नाम पर रखा गया है। यह पुराने एसिड बेस तरीके का ही एक नया रूप है। इसी रिएक्शन की वजह से दुनिया में कई खूबसूरत रंग आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्स किसी जादूगर या इंजीनियर की तरह होते हैं। नई दवा या रंग बनाने के लिए उन्हें एटम को एकदम सही जगह पर जोड़ना होता है। अगर एक भी एटम गलत जगह लग जाए तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है और बस काला कचरा बचता है। यह काम किसी बड़ी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन जैसा है।
जैसे बिल्डिंग बनाते समय कुछ हिस्सों को टूटने से बचाव के लिए ढक दिया जाता है, केमिस्ट भी ऐसा ही करते हैं। वे मॉलिक्यूल के नाजुक हिस्सों पर कुछ एटम का कवर लगा देते हैं, कोई प्रोटेक्टिव ग्रुप लगा देते हैं, ताकि वहां कोई गलत रिएक्शन न हो जाए। काम पूरा होने के बाद वे इस कवर को हटा देते हैं। अक्सर केमिस्ट एक एटम को हटाकर उसकी जगह दूसरे को लगाते हैं। इसके दो तरीके हैं, पहला थिन क्लाउड या पतला बादल, और दूसरा डेंस क्लाउड या घना बादल। जहां इलेक्ट्रॉन का बादल पतला होता है, वहां पॉजिटिव ताकत ज्यादा होती है, इसलिए निगेटिव चार्ज वाली चीजें गाइडेड मिसाइल की तरह सीधे वहां जाकर जुड़ जाती हैं। इसे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन का बादल घना यानी डेंस और नेगेटिव होता है, वहां पॉजिटिव चार्ज वाली चीजें खींची चली आती हैं। इसे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन कहते हैं। केमिस्ट बहुत समझदार होते हैं। वे ऐसे ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हैं जो इलेक्ट्रॉन के बादलों को अपनी तरफ खींच लें या दूसरी तरफ धकेल दें। इस तरह वे बादलों को बदलकर नए एटम को एकदम सही जगह पर जोड़ देते हैं। इस तरह केमिस्ट ऐसे नई चीजें बना लेते हैं जो शायद पूरे यूनिवर्स में कहीं और न हो। आजकल की किसी भी केमिस्ट्री लैब में आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी मशीनरी वाली दुनिया में आ गए हैं। पुराने जमाने के बर्तन जैसे बीकर और टेस्ट ट्यूब तो दिखेंगे ही, लेकिन उनके साथ साथ बहुत सारी मशीनें और कंप्यूटर भी होंगे। एक केमिस्ट लैब में मेन रूप से दो काम करता है। पहला, एनालिसिस, किसी चीज को तोड़कर या मशीनों में डालकर पता लगाना कि वह किस चीज से बनी है और उसमें क्या क्या मिला है। और दूसरा, सिंथेसिस, अलग अलग केमिकल्स को मिलाकर कोई नई चीज बनाना, जैसे कोई नई दवाई। कुछ बेसिक चीजें तो हर लैब में होती हैं, बीकर्स और फ्लास्क चीजों को मिलाने और गर्म करने के लिए, पीपेट और ब्यूरेट जब किसी लिक्विड को एकदम नाप तौल कर डालना हो तो इनका इस्तेमाल होता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे किचन में चम्मच से नापकर नमक डालना। चीजों को अलग करने के भी कई तरीके हैं। पहला, फिल्ट्रेशन यानी छानना, जैसे चाय की पत्ती छानते हैं। दूसरा है डिस्टिलेशन, इसमें दो मिले हुए लिक्विड को गर्म करते हैं। जो लिक्विड जल्दी भाप बन जाता है उसे भाप बनाकर अलग कर लिया जाता है और फिर से ठंडा करके लिक्विड बना लिया जाता है। फिर है क्रोमेटोग्राफी। यह बहुत ही शानदार तरीका है। इसमें कई चीजों के मिक्सचर को एक लंबी और पतली ट्यूब से गुजारा जाता है। मिक्सचर में मौजूद अलग अलग चीजें ट्यूब में अलग अलग समय पर बाहर आती हैं। लैब में रखी ज्यादातर मशीनें स्पेक्ट्रोस्कोपी के काम आती हैं। यह लाइट या रोशनी का इस्तेमाल करके चीजों को पहचानने का तरीका है। जब किसी एटम को गर्म किया जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन उछलकर ऊपर जाते हैं और जब वापस अपनी जगह आते हैं तो एक खास कलर की लाइट छोड़ते हैं। जैसे सोडियम हमेशा पीली लाइट देता है, सड़क की लाइटों वाली पीली लाइट। इसी लाइट के रंग से पता चल जाता है कि वह कौन सा एटम है। इसे एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। फिर दूसरी तरीके की स्पेक्ट्रोस्कोपी है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें चीजों के आर पार लाइट डाली जाती है, चाहे वो यूवी हो, इंफ्रारेड हो या वीआईज। मॉलिक्यूल लाइट का कुछ हिस्सा सोख लेते हैं। मशीन यह बता देती है कि कौन सी लाइट सोखी यानी एब्जॉर्ब की गई है और इससे उस चीज की पहचान हो जाती है।
न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस ये एक जादुई मशीन जैसी है। यह केमिस्ट्री की सबसे जरूरी और ताकतवर मशीन है। डरिए मत, इसके नाम में न्यूक्लियर जरूर है, लेकिन इसका किसी खतरनाक रेडिएशन या बम से कोई लेना देना नहीं है। हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल होने वाली एमआरआई मशीन भी इसी टेक्नोलॉजी पर काम करती है। बस वहां लोगों को डराने से बचने के लिए न्यूक्लियर शब्द हटा दिया गया है। यह काम कैसे करती है देखिए। हर हाइड्रोजन एटम का प्रोटॉन एक छोटे से मैग्नेट, एक छोटे से चुंबक की तरह घूमता रहता है। जब इसे एक बहुत ही ताकतवर मैग्नेट के बीच रखा जाता है और इस पर एक खास रेडियो वेव्स डाली जाती है, तो यह छोटा चुंबक अपनी दिशा बदल लेता है, यानी पलट जाता है। यह मशीन बता देती है कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा हाइड्रोजन एटम कहाँ बैठा है और उसके आसपास कौन कौन से दूसरे एटम हैं। इससे केमिस्ट को उस पूरे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर का एक नक्शा, एक मैप मिल जाता है। फिर मास स्पेक्ट्रोमेट्री, यह एक बिल्कुल अलग तरह की मशीन है। यह चीजों को तौलकर उनकी पहचान करती है। इसमें मॉलिक्यूल पर इलेक्ट्रॉन्स की बारिश की जाती है, जिससे वह मॉलिक्यूल टूटकर कई टुकड़ों में बंट जाता है। फिर इन टुकड़ों को एक मशीन के अंदर चुंबक के बीच से गुजारा जाता है। मशीन इन टुकड़ों के वजन का हिसाब लगाती है। फिर टूटे हुए टुकड़ों के वजन को देखकर केमिस्ट अंदाजा लगा लेते हैं कि असली मॉलिक्यूल क्या था। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी टूटे हुए फूलदान के टुकड़ों को देखकर बताना कि वह फूलदान कैसा दिखता होगा। बायोलॉजी में किसी भी चीज की स्ट्रक्चर का पता होना बहुत जरूरी है, खासकर हमारे शरीर के प्रोटीन और एंजाइम्स का। इसी टेक्निक की मदद से, यानी एक्सरे डिफ्रैक्शन की टेक्निक से, हमें डीएनए की बनावट, वो फेमस डबल हेलिक्स के बारे में पता चला था। एक्सरेज बहुत छोटी वेव्स होती हैं, जिनका साइज एटम के साइज के बराबर होता है। जब एक्सरे की बीम को किसी चीज के क्रिस्टल पर डाला जाता है, तो वो उसके अंदर मौजूद एटम से टकराकर बिखर जाती है और एक खास तरह का पैटर्न बनाती है। कंप्यूटर इस बिखरे हुए पैटर्न को पढ़कर उस पूरी चीज का 3D स्ट्रक्चर या नक्शा तैयार कर देता है। किसी चीज के अंदर क्या है यह तो जरूरी है ही है, लेकिन उसकी बाहरी सतह, उसकी बाहरी सरफेस पर क्या चल रहा है यह जानना भी बहुत जरूरी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर रिएक्शन, जैसे कैटलिस्ट का काम, सरफेस पर ही होते हैं। सरफेस को देखने के लिए दो बहुत ही खास और नई मशीनें हैं। पहला STM यानी स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी, और दूसरा AFM यानी एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। STM यानी स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी में एक बहुत ही पतली सुई को सरफेस के एकदम पास से गुजारा जाता है। जब सुई किसी एटम के ऊपर से गुजरती है तो एक करंट पैदा होता है। इससे कंप्यूटर स्क्रीन पर सरफेस का एकदम साफ 3D नजारा दिखता है। हम इसमें एटम के बने पहाड़ और खाइयां तक देख सकते हैं। फिर दूसरा है एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। यह मशीन सिर्फ देखती नहीं है, बल्कि सुई से एटम को खिसकाकर अपनी मर्जी से सजा भी सकती है। आजकल केमिस्ट्री की पूरी दुनिया कंप्यूटर पर चलती है। बड़ी बड़ी मशीनों को कंट्रोल करने से लेकर नतीजों को समझने तक सब कंप्यूटर से होता है। कंप्यूटर की मदद से केमिस्ट किसी मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन के बादलों की 3D फोटो बना सकते हैं। इससे यह पता लगाने में मदद मिलती है कि कोई दवा हमारे शरीर में जाकर कैसे काम करेगी, और जानवरों पर टेस्ट करने से पहले ही बहुत सी बातें पता चल जाती हैं। इसके अलावा
हमारे शरीर का प्रोटीन कैसे मुड़कर अपना काम करता है, यह भी कंप्यूटर से समझा जाता है। पहले केमिस्ट एक बार में सिर्फ एक ही चीज बनाने पर ध्यान देते थे, लेकिन अब कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री का जमाना है, जहां रोबोट्स एक ही बार में हजारों या लाखों नई चीजें बना देते हैं। यह कैसे होता है, देखिए। मान लीजिए 3 चीजें हैं, ए, बी और सी। रोबोट इन तीनों को एक साथ मिलाता है, फिर उनके अलग अलग हिस्से करके उन्हें फिर से आपस में मिलाता है। इस तरह कुछ ही बार मिलाने पर लाखों नए कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। इसमें केमिस्ट को पता भी नहीं होता कि उसने क्या बनाया है, वे बस उन लाखों चीजों का टेस्ट करते हैं। अगर उनमें से कोई एक चीज बीमारी को ठीक करने में काम आ जाती है, तो वे सिर्फ उसी एक चीज को चुनकर उस पर काम करते हैं और बाकी सब फेंक देते हैं। इस तरीके से नई दवाइयां बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो बिना केमिस्ट्री के हम आज भी स्टोन एज यानी पत्थर युग में जी रहे होते। आज हमारी दुनिया में जो भी सुख सुविधाएं और टेक्नोलॉजी है, वो सब केमिस्ट्री की ही देन है। शुरुआती दिनों में जब केमिस्ट सिर्फ चीजों को मिलाकर जादू करने की कोशिश करते थे, तब तरक्की बहुत धीमी थी। लेकिन आज जब साइंस पूरी तरह से विकसित हो चुका है, तो इसके नतीजे बहुत ही शानदार हैं। आसान शब्दों में कहें तो केमिस्ट ने यह सीख लिया है कि कैसे जमीन से कच्चा माल जैसे तेल या खदान की मिट्टी निकालकर उसे एकदम नई और काम की चीजों में बदला जाए। हमारा आज का कंप्यूटर और इंटरनेट भी केमिस्ट्री पर टिका है। कंप्यूटर के अंदर लगने वाले माइक्रोचिप यानी सेमीकंडक्टर्स और मेमोरी भी नए तरह के केमिकल मटेरियल से ही बनते हैं। आने वाले समय में मॉलिक्यूलर कंप्यूटर्स आएंगे, जो आज के कंप्यूटर से हजारों गुना तेज और छोटे होंगे। केमिस्ट्री की सबसे बड़ी और शानदार देन हमारी हेल्थ और दवाइयां हैं। जरा 200 साल पहले के बारे में सोचिए। जब किसी का हाथ या पैर काटना पड़ता था, तो दर्द कम करने के लिए उसे सिर्फ शराब पिलाई जाती थी और वह दर्द से तड़पता रहता था। केमिस्ट ने एनेस्थीसिया या बेहोशी की दवा बनाकर इंसानों को इस भयानक दर्द से बचाया है। 100 साल पहले छोटे से घाव के इन्फेक्शन से लोगों की जान चली जाती थी, लेकिन केमिस्ट ने पेनिसिलिन और एंटीबायोटिक्स बनाकर करोड़ों जानें बचाई हैं। आजकल लोग दवा कंपनियों को उनके भारी मुनाफे के लिए कोसते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक नई दवा बनाने में बहुत पैसा, मेहनत और सालों का समय लगता है। अगर आखिरी टेस्ट में दवा फेल हो जाए, तो पूरी मेहनत और पैसा पानी में चला जाता है। इसके अलावा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो कि शरीर के अंदर चलने वाली केमिस्ट्री ही है, इसके जरिए हमें डीएनए के बारे में पता चला। इससे हम बीमारियों को जड़ से समझकर उनका इलाज ढूंढ पा रहे हैं और अपराधियों को पकड़ने में भी मदद मिल रही है। पीरियोडिक टेबल लगातार बड़ी हो रही है। वैज्ञानिक हर साल कोई न कोई नया एलिमेंट खोज लेते हैं। हालांकि ये नए एलिमेंट इतने अनस्टेबल होते हैं कि बनते ही कुछ सेकंड में गायब हो जाते हैं और अभी किसी काम के नहीं हैं। लेकिन वैज्ञानिकों को लगता है कि टेबल में थोड़ा और आगे कुछ ऐसे एलिमेंट मिल सकते हैं जो लंबे समय तक टिके रहें। जब मॉलिक्यूल्स के बहुत छोटे समूहों जैसे 100 नैनोमीटर साइज, जो 1 मिलीमीटर का 10,000वां हिस्सा है, इसकी बात आती है, तो उनकी क्वालिटी एकदम बदल जाती है। यहाँ फिजिक्स के क्वांटम मैकेनिक्स के नियम लागू होते हैं। वैज्ञानिक अब इतने छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं कि वे मॉलिक्यूल्स को जोड़कर छोटे छोटे तार यानी नैनो वायर्स और नैनो ट्यूब्स बना रहे हैं। इनका इस्तेमाल बहुत सी चीजों में हो सकता है, जैसे बीमारियों का पता लगाने वाले सेंसर में,
बेहतर सोलर पैनल में या खून में शुगर नापने वाली मशीन में। केमिस्ट्स अब ऐसे मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिन्हें अगर मिला दिया जाए तो वे खुद ही आपस में जुड़कर सही आकार ले लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पजल के टुकड़े अपने आप जुड़ जाए। केमिस्ट्स दूसरे वैज्ञानिकों के साथ मिलकर ऐसी चीजें बना रहे हैं जो कुछ साल पहले तक सिर्फ जादू लगती थी, जैसे अपने आप साफ होने वाला शीशा। इस पर धूप पड़ते ही यह धूल मिट्टी को पिघला देता है और बारिश में अपने आप साफ हो जाता है। स्मार्ट कपड़े, ऐसे कपड़े जो आपके शरीर की गर्मी या आपके मूड के हिसाब से रंग बदल सकते हैं। गाड़ियों के धुएं की सफाई, गाड़ियों में लगा कैटेलिटिक कन्वर्टर केमिस्ट्री की मदद से जहरीले धुएं को साफ हवा में बदल देता है। फिर पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, हर इंसान का शरीर अलग होता है। फ्यूचर में हर इंसान के डीएनए के हिसाब से उसके लिए एक अलग और खास दवा बनाई जाएगी। केमिस्ट्री सिर्फ इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए ही नहीं है, बल्कि दुनिया को बेहतर ढंग से समझने के लिए भी है। वैज्ञानिक कभी कभी ऐसी चीजें भी खोज लेते हैं, जैसे खुद ब खुद गांठ बन जाने वाले मॉलिक्यूल जिनका तुरंत कोई इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन उनसे हमें नेचर की खूबसूरती का पता चलता है। मुझे उम्मीद है कि इस सफर के बाद आपके मन में केमिस्ट्री का वह स्कूल वाला बोरिंग और डरावना डर निकल गया होगा और अब आप इस जादुई दुनिया को नए नजरिए से देख पाएंगे। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विथ रोहित। धन्यवाद।